हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। अभी हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए विद्रोह और उसके कारण और विद्रोह का जो प्रसार हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे उसके कारण क्या थे। हालांकि हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है जब गद्दी पर बैठा था तब वो उस समय जो है दिल्ली सल्तनत में शांति और व्यवस्था और समृद्धि थी। मतलब जो देश में भारत देश में शांति और समृद्धि थी। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान शासक था और गद्दी पर बैठने से पूर्व उसको युद्ध और प्रशासन का बहुत अच्छा अनुभव था। अतः उसने ये अपेक्षा की थी कि उसके समय में दिल्ली सल्तनत जो है वो बहुत उन्नति करेगा और चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके शासनकाल में अनेक तरह के विद्रोह हुए और राज्य की शांति भंग की। हालांकि उसने बहुत कोशिश की कि अराजकता फैले नहीं और उसने जो योजना बनाई वो योजना सफल हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारा प्रदेश जो है सारा मतलब दिल्ली सल्तनत जो है वो सब जगह पर जहाँ जहाँ भी दिल्ली सल्तनत का शासन था सब जगह पर मतलब जो है अव्यवस्थाएं चल रही थी। और एक एक जो रियासतें जो सल्तनत उस समय थी रियासतें थी राज्य थे वो सभी आधिपत्य से मुक्त होना चाहते थे, दिल्ली सल्तनत की आधिपत्य से मुक्त होना चाहते थे। तो इसलिए उसके समय में जो विद्रोह हुए ऐसे विद्रोह पहले किसी भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय में नहीं हुए हैं। इसके कारण ये थे कि पहला कारण तो ये था कि जो अमीर वर्ग के लोग थे वो बड़े प्रभावशाली थे और साम्राज्य के कुछ ऐसे शक्तिशाली अमीर थे जो इतने प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी थे कि वो खुद मोहम्मद बिन तुगलक की जो सल्तनत दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होना चाहते थे और अपने अलग राज्यों की स्थापना करना चाहते थे। दूसरा था कि सुल्तान ने जनता तथा अधिकारियों को छोटे छोटे अपराधों के लिए इतने बड़े बड़े दंड दिए थे और ऐसी दमनकारी नीति अपनाई थी कि जनता में भय और सुल्तान के लिए एक नफरत सी पैदा हो गई थी और इसलिए विद्रोह हुए थे। तीसरा था कि सुल्तान की एक के बाद एक जो योजनाएं थी, है ना, जो हमने पढ़ा है कि दोआब में कर बढ़ाना, दीवाने कोही की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना करना, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को ले जाना, तांबे के सिक्कों का प्रचलन, ये सारी जो भी इसकी योजनाएं थी वो सब मतलब जो है असफल हुई थी और सुल्तान हमेशा जनता का भला करना चाहता था लेकिन भला तो नहीं हुआ, ऊपर से ये बदनाम हो गया और इस तरह से सुल्तान की छवि जो थी वो खराब तो हुई, साथ ही शाही खजाने का पैसा भी बर्बाद हो गया। उसने जो युद्ध नीतियाँ अपनाई थी युद्ध नीति और उस नीतियों में भी ऐसा मतलब असफल हुई थी। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि खुरासन विजय के समय में जो 1 साल का जो वेतन था सैनिकों को पूरा अग्रिम रूप से मुफ्त में दिया और फिर वो हुआ कुछ नहीं, है न। दूसरी जो कराचल की विजय में भी ऐसा ही हुआ, उसके भतीजे ने उत्साहित होकर के आगे जिद्दा से आगे के आगे बढ़ता गया और इस तरह से मतलब ऊपर से वहाँ पर बर्फ़ पड़े ने फिर वो जो वहाँ की जनता ने भी बड़े बड़े पत्थर फेंके और सेना नष्ट हो गई थी। हम देखते हैं कि उसके जो इस तरह की जो नीतियाँ थी वो मतलब युद्ध युद्ध अभियान भी उसके इतने सफल नहीं हुए थे। ठीक है, दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त कर ली थी, तो इस वजह से भी मतलब विद्रोह का जो है उस विद्रोह के कारण बने थे। अब चौथा जो है दक्षिण भारत की जिको जीतकर पूरी तरह से उसने दिल्ली सल्तनत में मिला दिया जाना भी एक विद्रोह का कारण पड़ा, क्योंकि प्रभावशाली नियंत्रण रखने के उद्देश्य से सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित भी की, परंतु ये प्रयोग भी असफल रहा और
जो बहुत शीघ्रगामी यातायात का साधनों का अभाव था। आज की तरह वो उस समय मोटर गाड़ियाँ नहीं थी, और ऐसी बैलगाड़ियाँ जो जाए तो उसमें तो समय तो लगता है। थे कि यहाँ से दौलताबाद जाना कोई मामूली काम तो है नहीं। तो उससे भी मतलब ये जो है सुल्तान को नियंत्रण रखना संभव नहीं हो सका, और इस तरह से विद्रोह हुए थे। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह के कारण। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो विद्रोह हुए थे उसका प्रसार कैसे कैसे राज्यों में हुआ, और कैसे कैसे विद्रोह हुए उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। कि सबसे पहले जो उसके 1326 में जो पहला विद्रोह हुआ था, बहाउद्दीन गुसस गुरसप्स का विद्रोह। तो ये जो है दक्षिण में गुलबर्गा के निकट सागर का राज्यपाल था ये बहाउद्दीन गुरसप्स। और ये जो है सुल्तान का चचेरा भाई भी था। और विद्रोह का दमन करने के लिए सुल्तान ने वजीर ख्वाजा ए जहाँ के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, और इस सेना ने देवगिरी के निकट मुकाबला किया था, और वो युद्ध में पराजित हुआ था। यहाँ से भाग करके उसने कंपिला के राजा के यहाँ शरण कंपिल जो था उसके राजा के यहाँ शरण ली, और शाही सेना जो है वो बहाउद्दीन का पीछा करती हुई कंपिल या कंपिला पहुंची। और कंपिला के राजा ने शाही सेना से कड़ा मुकाबला किया, परंतु वो पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। परंतु उसके पहले ही कंपिला के राजा ने बहाउद्दीन को सुरक्षित द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल तृतीय के पास पहुंचा दिया था। और वीर बल्लाल तृतीय ने शाही सेना का विरोध करने की बजाय बहाउद्दीन को शाही सेना के हवाले कर दिया, और जो बहाउद्दीन को मोटी जंजीरों से जकड़कर सुल्तान के पास भेजा गया, और सुल्तान ने उसकी जीवित खाल खिंचवा दी, और उसमें मतलब भूसा भरवा करके इस पूरे सल्तनत के साम्राज्य में घुमाया। और यहाँ यही नहीं, उसके शरीर के जो है मांस के टुकड़े करके और उसका पुलाव बनवा करके उसके बच्चों को और बीवी को खिला के यहाँ भेजा था, खाने के लिए भेजा था। तो भेजा गया। अब इससे गुरसप्स के ये जो शव के साथ इस तरह का जिस तरह से अमानुषिक व्यवहार किया था, जो इंसानियत जिसमें जरा सा भी नहीं हो ऐसे व्यवहार किया था, तो उसके जनता के मन में बहुत ही घृणा पैदा हो गई थी सुल्तान के प्रति, और गुस्सा भी हो गई थी जनता, और भय भी पैदा हो गया था। डरने भी लग गई थी कि ये तो उसके चचेरे भाई के साथ जब ऐसा हो सकता है तो हमें क्या छोड़ेगा, ये तो बड़ा खतरनाक सुल्तान है। दूसरा है बहराम आइबा या किशलू खां का विद्रोह 1327। ये जो था मुल्तान और सिंध का सूबेदार था और बड़ा अनुभवी सेना नायक था। गयासुद्दीन का तुगलक का जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का पिता था, उसका एक घनिष्ठ मित्र भी रहा था। और ये जो है आइबा का जो विद्रोह है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपने शासन के आरंभ में अपनाई गई कठोर दंड नीति के विरुद्ध एक गंभीर विरोध था। तो इब्न बतूता जो है वो बताता है कि सुल्तान उससे अप्रसन्न रहता था, क्योंकि बहाउद्दीन जो गुरसप जो था उसके जो शव के साथ जो अमानुषिक व्यवहार किया था, और उसका उससे भी वो बड़ा सुल्तान से चिढ़ा हुआ था और गुस्सा ही हो गया था। तो इसलिए ये मतलब जब उसके शव को घुमाया जा रहा था बहाउद्दीन गुरसप के, तो उस समय इसको बुलाया था तो ये नहीं आया था, और उसने विद्रोह कर दिया था। तो विद्रोह की खबर जब सुल्तान को मिली तो उस समय वो देवगिरी में था, और इसके विरुद्ध कूच किया और अबोहर के निकट उससे युद्ध में पराजित करके इसको मार डाला था। किसको? किशलू खा बहराम आइबा को, है ना। अब तीसरा जो है गयासुद्दीन बहादुर का विद्रोह। गयासुद्दीन बहादुर 1327-28 ईस्वी में बंगाल में गयासुद्दीन बहाउद्दीन का विद्रोह हुआ था। और
गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के विजय के पश्चात गयासुद्दीन बहार को कैद करके दिल्ली ले आया था। राज्यारोहण के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे मुक्त कर दिया था और उसे अपनी अधीनता में लखनौती का राजा नियुक्त कर दिया था। परंतु कुछ समय के बाद गयासुद्दीन बहादुर ने विद्रोह कर दिया था और सुल्तान ने अपने सौतेला भाई बहराम खां को, उस समय जो सुनार गांव का सूबेदार था, उसे विद्रोह का दमन करने का आदेश दिया था और बहराम ने उसे पराजित करके कैद में डाल दिया था और उसकी जीवित खाल खिंचवा दी गई थी और इस तरह से उसमें भूसा भर के उसके पास सुल्तान के पास भेज दिया था। चौथा विद्रोह है बाबर का सफल विद्रोह था। इस विद्रोह में भी मतलब जो विद्रोह के बारे में जो है इब्न बतूता बताता है कि 1334-35 में बाबर के जो सूबेदार है सैयद एहसान शाह का विद्रोह हुआ था और इसके जो विद्रोह जो हुआ था तो उसका समय भी सुल्तान जो है बीदर पहुंचा था, लेकिन उस समय बहुत भयंकर प्लेग फैला हुआ था और उसकी जो सेना थी सुल्तान की वो आधी से अधिक प्लेग के चपेट में आ गई थी और इस तरह से 2/3 सेना जो है वो नष्ट हो गई थी। फलस्वरूप जो सुल्तान बाबर न जाकर बीदर के पास दौलताबाद गया और लगभग इसी समय लाहौर में विद्रोह हुए और इसलिए सुल्तान को वापस उत्तरी भारत की तरफ लौटना पड़ा और इस प्रकार बाबर का विद्रोह जो है दमन नहीं कर सका और बाबर जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। अब है बंगाल में वापस विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह में भी सुल्तान को कोई इतनी खास सफलता नहीं मिली थी और बंगाल भी जो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया था। अब है दक्षिण में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी। उसमें 1335 में वारंगल जो में हिंदुओं का विद्रोह हुआ था और दमन नहीं कर पाया था और इस प्रकार वारंगल भी दिल्ली सल्तनत से नियंत्रण से मुक्त हो गया था। तो बर्नी जो है जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि सुल्तान दिल्ली में था और वारंगल में हिंदुओं का विद्रोह हुआ और इस प्रदेश में कन्हैया नामक व्यक्ति शासक बन बैठा था और वारंगल का सूबेदार इस विद्रोह का दमन नहीं कर सका और दिल्ली भाग आया और वारंगल के निकटवर्ती क्षेत्र में हिंदुओं की सत्ता जो है वो स्थापित हो गई थी और ये पूरी तरह से अलग हो गया था दिल्ली सल्तनत से और स्वतंत्र हो गया। अब है कंपीला 1335। यहाँ पर भी कन्हैया के एक संबंधी जो उस अपना धर्म परिवर्तित करके मुसलमान बन गया था, सुल्तान ने कंपीला का उसे सूबेदार बनाया था, किंतु वहाँ वापस वो इस्लाम धर्म को त्याग करके हिंदू बन गया था और उसने स्वयं को कंपीला का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इस तरह से कंपीला भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से निकल करके स्वतंत्र हिंदू राज्य बन गया था। अब है विजयनगर की स्थापना 1336। जब सुल्तान प्लेग से पीड़ित अपनी सेना सहित 1335 में दक्षिण से उत्तर की तरफ लौट रहा था, तब वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि उसके लिए अब सुदूर दक्षिण तक राज्य का मतलब नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन है, अब संभव नहीं हो सकता है। और राज्य में जो मतलब देश में पूरे जगह जगह पर जो विद्रोह से दक्षिण के हिंदुओं को भी अपनी स्वाधीनता की स्थापना करने की प्रेरणा मिली थी, तो इसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए जो है 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई ने कृष्णा नदी के किनारे विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो इस तरह से दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र राज्य बने थे और ये थे वारंगल, कंपीला और विजयनगर। अब जो आगे हम पढ़ेंगे, 7वां जो विद्रोह था वो सूनम और समाना में हुआ था और यहाँ पर जाट और भट्टी राजपूतों ने विद्रोह किया था
और इसका जो एक कारण ये भी रहा था कि किसानों का विद्रोह था और उन्होंने भूमि कर देने से इनकार कर दिया था और अपने को जो है इनकार कर दिया था और अपने को मंडलों में बंद कर दिया था। तो सुल्तान खुद सेना लेकर के गया था और विद्रोह का सख्ती से दमन किया था। अब अगला जो 8वां है कड़ा के निज़ाम मईन का विद्रोह। ये भी ऐसा ही विद्रोह था और जो है कड़ा का ये निज़ाम मईम ने विद्रोह किया था। ये सूबेदार था 1338 में, इसने विद्रोह किया था और उसने जो भूमिकर था उसका 10वां जो भाग भी खजाने में जमा नहीं कराया था, दिल्ली सल्तनत की शाही खजाने में जमा नहीं कराया था। तो फलस्वरूप सुल्तान के दंड के भय से भयभीत होकर उसने स्वयं को कड़ा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था तथा सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर ली थी। सुल्तान ने अवध तथा जफराबाद के राज्यपाल आइनी मुल्क मुल्तानी को उसके विद्रोह का दमन करने के लिए कड़ा भेजा था और मईन को इसने जीवित जला लिया था और फिर जीवित जला दिया था। तो इस तरह से इसकी सूचना जो है उसने दिल्ली सल्तनत में भेजी थी। आगे का जो विद्रोह है 9वां बीदर में शिहाब सुल्तानी का विद्रोह है। 1338-39 में ताजुल मुल्क नुसरत खां ने जो शिहाब सुल्तानी के नाम से बीदर में सूबेदार था उसने विद्रोह कर दिया था और उसके द्वारा 1 करोड़ टंके पर बीदर का इक्ता इजारे पर ले लिया गया था, किंतु वह न तो निर्धारित कर की राशि का भुगतान किया था न ही कृषि क्षेत्र में सुधार किया था। तो इसलिए उसने सोचा कि उसकी असफलताओं पर सुल्तान उसे कठोर दंड देगा, इसलिए दंड के भय से उसने विद्रोह कर दिया था और सुल्तान ने कुतलुक खां को उसके विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, जिसने उसे हरा करके कैद कर लिया था। 10वां जो विद्रोह हुआ था वो गुलबर्गा के अलीशा नाथू का विद्रोह था, जिसने 1339-40 में जो है ये विद्रोह किया था, किंतु उसने गुलबर्गा के जो सूबेदार थे उसका वध करके गुलबर्गा और बीदर में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी और कुतलू खां को इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था, जिसने अली शाह को पराजित करके बंदी बना लिया था और दिल्ली भेज दिया, जहां पर सुल्तान ने उसे सूली पर लटका दिया था। 11वां जो विद्रोह था वो विद्रोह ये था कि अवध के राज्यपाल आइन मुल्क का विद्रोह हुआ, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय का सबसे भयंकर विद्रोह था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसका घनिष्ठ मित्र और साथी भी रहा था और उसकी गणना जो उस समय के बड़ी चोटी के अमीरों में की जाती थी और एक कुशल योद्धा के साथ साथ एक बहुत बड़ा विद्वान भी था। 1340-41 में सुल्तान ने उसे अवध से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि वहाँ एक कुशल प्रशासक और राजनीतिज्ञ की आवश्यकता थी। आइन मुल्क ने इसका अर्थ ये लगाया कि सुल्तान उसके प्रभाव से और उसकी विद्या से जलता है और वो इसका विनाश कर देना चाहता है। असंतुष्ट अमीरों ने भी ये विश्वास दिला दिया था आइन मुल्क का, तो उसको दौलताबाद भेजने के पीछे सुल्तान की कोई कपटपूर्ण चाल है, इसलिए उसने विद्रोह कर दिया था और अंत में वो पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया और अनेकों प्रकार से उसे अपमानित कर दिया, किंतु उसकी सेवाओं को ध्यान में रखकर बाद में सुल्तान ने इसे माफ़ कर दिया। अगला जो विद्रोह 12वां है शाहू अफगान का विद्रोह 1341 ईस्वी में हुआ और मुल्तान के राज्यपाल बहनात का वध कर दिया और खुद को सुल्तान घोषित करते हुए स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया।
सुल्तान ने भी इसका विद्रोह का दमन करने गया और सुल्तान के आगमन का समाचार सुन करके वो पहाड़ों में भाग गया। अब 13वां जो विद्रोह है, सादा अमीरों का विद्रोह और बहमनी राज्य की स्थापना। सुल्तान के शासनकाल में अंतिम वर्षों में जो ये विद्रोह, सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था, और सादा अमीर जो है वो विदेशी अमीर थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की शक्ति जो है इनके दमन करने में ही लगी रही, और खंभात से लेकर संपूर्ण, ये खंभात जो है गुजरात में है, खंभात से लेकर के संपूर्ण दौलताबाद तक संपूर्ण प्रदेश में ये विद्रोह फैल गया था। तो जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि ये लोग जो है अधिकारी थे और उनको सैनिक के साथ साथ नागरिक संबंधित कार्य भी करने पड़ते थे, और प्रत्येक के अधीन जो है 100 सैनिक होते थे। दोआब में सादा अमीर कर एकत्रित करने वाले अधिकारी या आमिलों का कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किए जाते थे। इन विदेशी अमीरों ने राज्य के धन का गबन कर लिया था तथा लूटमार के उद्देश्य से ये लोग विद्रोहियों की मदद करते थे। सुल्तान ने मालवा के सूबेदार अजीज खम्मार को उपद्रवी विदेशी अमीरों को दंड देने का आदेश दिया, और उसने अनेक सादा अमीरों या विदेश अमीरों को बंदी बना लिया और उसका वध कर दिया। इस हत्याकांड के समाचार ने गुजरात के सादा अमीरों को बुरी तरह से भयभीत कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने विद्रोह कर दिया तथा नायब वजीर मकबूल पर आक्रमण करके शाही खजाने को लूट लिया, जिसे वो गुजरात से दिल्ली ले जा रहा था। जब मालवा का सूबेदार अजीज खम्मार मकबूल की सहायता करने गुजरात आया तो उन्होंने उसको पकड़कर मार डाला, और इस प्रकार गुजरात में सादा अमीरों के विद्रोह ने भयंकर रूप धारण कर लिया। और इस विद्रोह का दमन करने के लिए सुल्तान स्वयं 1344 ईस्वी में के शुरुआत में गुजरात आया और दभोई के निकट इन विद्रोहियों को पराजित किया और बड़ी संख्या में इन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद एक और युद्ध में नायब वजीर मकबूल ने विद्रोहियों को परास्त किया, जिसके फलस्वरूप गुजरात में सादा अमीरों का विद्रोह समाप्त हो गया। इसके बाद दौलताबाद में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ। दौलताबाद वही दक्षिण का देवगिरी जो महाराष्ट्र में है। वहाँ के राज्यपाल अली मुल्क मुल्तानी को पराजित करके दौलताबाद पर अधिकार कर दिया तथा इस्माइल नामक एक सरदार को नासिरुद्दीन का नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए सुल्तान खुद दौलताबाद गया और विद्रोहियों को पराजित करके दौलताबाद पर पुनः अधिकार किया, किंतु इसी समय गुजरात में मलिक तगी ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान को गुजरात की तरफ निकलना पड़ा। जो ही सुल्तान दौलताबाद से हटाकर सादा अमीरों ने वापस जो है दौलताबाद में विद्रोह कर दिया और उस समय अपना अधिकार स्थापित कर दिया। और उसका नेता जो है हसन गंगू, जिसका नाम जो खास नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह ने 3 अगस्त 1347 ईस्वी को स्वयं को अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया और बहमनी राज्य की स्थापना की। ये बहमन शाह जो था उसकी परवरिश जो है एक ब्राह्मण ने की थी, इसलिए वो बहमन लगाता था। गुजरात विद्रोह के कारण बदनामियों को चुनौती देना असंभव समझ करके है न सुल्तान जो है दक्षिण के नुकसान को उठाना स्वीकार कर दिया था। दक्षिण का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ था कि एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई थी 1347 में, तो उसे भी उसने स्वीकार कर लिया था। अब है अंतिम जो है 14वां तगी का विद्रोह और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु।
जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि जब सुल्तान सादा अमीरों के द्वितीय विद्रोह का दमन करने के लिए दौलताबाद गया हुआ था, तो इस समय सुल्तान गुजरात में जो है तगी ने विद्रोह कर दिया था और सुल्तान खुद तगी के विद्रोह का दमन करने के लिए गुजरात गया। तगी एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक भागता रहा और सुल्तान भी पीछे के पीछे दौड़ता रहा और युद्ध करता रहा और अंत में उसकी जो है ये पराजय हुई किसकी? तगी की। और वो ठट्टा भाग गया। तगी की शक्ति को पूरी तरह से ख़त्म करने के उद्देश्य से सुल्तान भी ठट्टा चला गया और ठट्टा जाते समय जा ही रहा था तो रास्ते में सुल्तान गंभीर रूप से बीमार हो गया और 20 मार्च 1351 ईस्वी में 20 मार्च 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के तूफानी जीवन का अंत हुआ, जिसने जनता की भलाई के लिए चिंतित रहने पर ही समस्त देश को दुविधा, चिंता तथा आतंक की स्थिति में रखा था। उसकी मृत्यु पर जो है जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि अंत में जनता को सुल्तान से छुटकारा मिल गया और सुल्तान को जनता से छुटकारा मिल गया। तो ये था आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उसकी मृत्यु का भी आपको बता दिया। अब आगे हम अगला जो पढ़ेंगे उसका जो मोहम्मद बिन तुगलक की और भी बातें पढ़ेंगे हम। तो अभी तो इतना काफ़ी है। धन्यवाद।